बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और ये बुक है सिंध टेक्स्ट बोर्ड जामशोरो की तरफ से। आज की इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ बायोलॉजी की डेफिनेशन को, उसके साथ उसका डिवीज़न और ब्रांचेस। बायोलॉजी को हम रिलेट करेंगे दूसरी ब्रांचेस के साथ और करियर के लिए बायोलॉजी में कौन कौन सी फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुरान की वर्सेस या कुरान की वो आयत जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन को। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें बायोस का मतलब ज़िंदगी होता है, लाइफ होता है, जबकि जो लोगोस है उसका मतलब थॉट, रीजनिंग या कोई स्टडी, इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? ज़िंदगी की पढ़ाई को, ज़िंदगी के बारे में चीज़ों को डिस्कस करने को बायोलॉजी कहते हैं। अब हम यहाँ पे लाइफ की बात कर रहे हैं। लाइफ होती क्या है दरअसल? लाइफ दरअसल उस चीज़ को कहते हैं जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, एक्सक्रीशन हो, इरिटेटेबिलिटी हो यानी कि स्टिमुलस हो, कोई रिएक्शन दे सके, इरिटेट हो सके किसी चीज़ से, रिप्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो, डाइजेशन हो और रेस्पिरेशन हो। इसको एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ग्रोथ का मतलब होता है कि अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ करना, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होते रहता है, यानी ग्रोथ शो करना ज़िंदगी भर। डेवलप्ड होना और एक्सक्रीशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी से चीज़ें बाहर निकल रही हों, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो बाहर जा रही हों। इरिटेटेबिलिटी यानी कि अगर आपके मुंह पर लाइट पड़ रही है तो कोई आप स्टिमुलस शो कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो आप कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करना, पैदा करना यंग वंस को। मेटाबॉलिज्म होना बॉडी के अंदर। डाइजेशन यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना, खाना हज़म किस तरह हो रहा है, उसको किस तरह वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ रिस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल। तो ये तमाम चीज़ें जिनके अंदर मौजूद होती हैं वो लाइफ होती है, उसके अंदर लाइफ मौजूद होती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। तो पहले डिवीजन की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी हम किस स्टडी को कहते हैं? ज़ूलॉजी फिर एक लातीनी ज़बान का वर्ड है ज़ून, जिसका मतलब है एनिमल, जानवर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। तो जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ज़ूलॉजी। और बॉटनी फिर एक लातीनी ज़बान का वर्ड है जिसको मतलब होता है प्लांट, और प्लांट की स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी। वेयर इज़ एनिमल्स का भी जिक्र हो गया, प्लांट का भी जिक्र हो गया। अब वो कहाँ जाएं जो कि बिल्कुल छोटे से होते हैं और जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए एक नई डिवीज़न तैयार की गई जिसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम डील करते हैं तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को। नाउ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उसमें है मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और बहुत सारी हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि मतलब एक्सटर्नल तरीके से वो कैसा है, ऊपरी जो उसका या अपर साइड है वो उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसकी शक्ल किसकी जैसी है, क्या वो एक स्क्वायर शेप में है, एक सर्कल शेप में है, या एक जो है वो होता है फ्लैट शेप है, उसकी क्या शेप है, वो एक्सटर्नल फॉर्म उसकी किस तरह की है और किस तरह उसकी बनावट हुई हुई है। तो वो हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। एनाटमी क्या होता है? एनाटमी द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपके स्टमक है और आपका लिवर है, आपके हार्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में हम एनाटमी में डिस्कस करते हैं। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम से जाहिर है स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेलीज, जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होती हैं वो तमाम चीज़ों को हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, हिस्टो कहते हैं टिश्यूज़ को। तो जैसे कि सेल की हमने बात कर ली तो वो सेल बायोलॉजी कहता है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बना लेते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस पूरी साइकिल को, तो ये जो टिश्यूज़ की स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स जीन के बारे में, वो तमाम चीज़ें जो आपके अंदर आपके पेरेंट्स से आती है, वो पेरेंट्स से आई हुई तमाम चीज़ें जो ऑफस्प्रिंग में चली जाती हैं,
वो क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ट्रांसफ़र, क्या चीज़ें नहीं हो सकती, ये तमाम चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा जो खून का लोथड़ा होता है या छोटा सा जो पार्टिकल होता है वो किस तरह बड़ा सा एम्ब्रियो बन जाता है और उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है कि वो बेबी जो है वो पूरा बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। Environmental biology, the study of relationship between living organisms and non-living factors of their environment and effect on each other। अब देखिए ना, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आपकी ज़िंदगी कितना ज़्यादा रिलेट करती है आपके आसपास के इन्वायरमेंट से। ये जो बादल हैं, ये जो हवा है, ये जो और बहुत सारी 10 यूँ चीज़ें हैं आपके आसपास जो बड़ी रिलेट करती हैं आपके साथ। तो उन तमाम चीज़ों को पढ़ने हैं, किस में पढ़ते हैं हम? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आजकल की बहुत ही ज़्यादा फेमस एक तरीके से ब्रांच है, जिसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कौन सी जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लोकेशन कौन सी है और उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और अगर हम उस जीन्स को किसी के साथ रिप्लेस कर दें तो फिर जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, उसके अंदर क्या कैरेक्टर आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो है रिसर्च आजकल चल रही है, जो कि सब की सब बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आती हैं। इसके बाद है सोशो बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर को पढ़ रहे होते हैं कि आप देखते हो अपने माहौल में आसपास, देखते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो किसी के साथ कैसा है, किसी दूसरे बंदे का आपके साथ बिहेवियर कैसा है। तो इस तरह के बिहेवियर्स को स्टडी करना, आपकी क्लास में ही कितने बच्चे होंगे कि किसी का बिहेवियर कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, तो इन सब की स्टडी करने को सोशल बायोलॉजी कहते हैं। अब ये पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी नाम से ज़ाहिर है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो लोग होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और की बॉडी के अंदर जाके खाने हासिल करते हैं, ठीक है। तो वो तब वो कहलाते हैं पैरासाइट। तो उनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद वाली ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, कि स्टमक का क्या फंक्शन है, लिवर का क्या है, हार्ट का क्या है, किडनी का क्या है, तो पेंक्रियाज क्या करती है, कौन सी चीज़ क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, तमाम चीज़ों को हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि किस तरह हमने कैट को एक ग्रुप में डाला है, डॉग्स सारे तरह के डॉग्स एक ही ग्रुप में हैं, उनकी नेमिंग किस तरह की है, किस तरह उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप में डिवाइड किया, ये तमाम चीज़ें हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। इसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी आजकल बड़ी इन है ये ब्रांच। इसमें जो है हम पढ़ रहे होते हैं स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिन जो बन रही हैं, उसका क्या एक्शन है, कौन सी मेडिसिन किसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और नई नई मेडिसिन को बनाना, ड्रग्स को बनाना। यहाँ ड्रग्स से मुराद वो ड्रग्स नहीं है जो मंशियात वगैरह आप इसको कहते हैं। ये ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन वगैरह को डेवलप करना और कि मतलब वो कितनी हमारे लिए एफिशिएंट हो सकती है, हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इसी ब्रांच के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं वो तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनके अंदर सेल्स और उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे रिलेशन करके दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि बायोलॉजी का अदर साइंसेस के रिलेशन, कि किस तरह बायो को हम दूसरी ब्रांच के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो किस तरह रिलेट कर सकते हैं, अब एक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि हम बात करते हैं मूवमेंट की, कि एक एग्जांपल है बिल्ली की या कैट की, कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट के जो टेक्निक है या ये मूवमेंट का जो लॉ है, ये आपको कहाँ से मिला है? ये आपको फिज़िक्स से मिला है ये लॉ। तो आपने क्या किया, बायो को रिलेट कर दिया फिज़िक्स के साथ। तो वो तमाम चीज़ें जिसमें आप लॉज एंड टेक्निक्स फ़िज़िक्स की इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट या उसको रिलेट कर रहे हैं बायोलॉजी के साथ, तो वो क्या कहलाएगी, बायोफिज़िक्स कहलाएगी। अब बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ लिविंग। अब आपने बायोमेट्री तो इतना कॉमन एक वर्ड हो गया ये, कि मतलब कि एवरीवन नोज़ दिस वर्ड बायोमेट्री, कि कहीं भी आपको जाना होता है, बाहर के मुल्क में विज़िट करना होता है, आपको पहले बायोमेट्री करानी होती है। तो ये बायोमेट्री क्या चीज़ है, ये है एक ब्रांच है मैथ्स की जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का,
ठीक है। अब हमें पता करना है कि कितने लोग बाहर गए हैं, कितने लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, कितने फ़ीसद लोग बाहर बहुत जल्दी-जल्दी जा रहे हैं। तो ये सब आप कैसे रिलेट करोगे? आप इस तरह रिलेट करोगे बायोमेट्रिक से, ठीक है? इसमें आप कलेक्शन करते हो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के डेटा की। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, सेम वही चीज़, आप केमिस्ट्री को रिलेट करते हो अगर बायो के साथ, तो वो बायोकेमिस्ट्री हो जाती है। और अगर आपने एग्ज़ाम्पल है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ऐसा तो नहीं है कि सारे जो लोग हैं दुनिया के वो सारे के सारे पाकिस्तान में ही रहते हैं, या सारे के सारे जो है वो एक रीजन में ही चले गए रहने, नहीं। ये पूरी दुनिया में लोग बटे हुए हैं, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लाइफस्टाइल को डिस्कस करना, इनका रहन सहन, इनकी मतलब हेल्थ को डिस्कस करना, ये सब अगर आप करोगे, यानी रीजन को रिलेट कर दो कि बायोलॉजी के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? बायोजोग्राफी। इसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स, द डील विद द इकोनॉमिकली, यानी कि इकोनॉमिक्स है। आपको पता है कि हम सब जो है वो जब यहाँ रह रहे हैं, कई जगह पे रहते हैं, तो हम सबको खाने की भी बड़ी ज़्यादा नीड है। आजकल जो है वो फ़िश मार्केट बहुत ज़्यादा वो है, हाइप पर है, क्योंकि अब सी फूड खाने का एक रिवाज चल निकला है। चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कितनी मकदार में आपको एक फ़िश की ज़रूरत है आपके मुल्क में, या आपको कितनी चिकन की ज़रूरत है। तो इन सबको कैलकुलेट करना कि कितना मीट प्रोड्यूस करना है, कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है वो लोगों को जो इसका काम करते हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। तो ये 3-4 जो हैं वो रिलेशंस हैं बायो के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं करियर्स को, कि आप क्या क्या करियर्स चूज़ कर सकते हैं। आप सब अभी बच्चे हैं 9th ग्रेड के, और आप सब ने यकीनन बायोलॉजी कुछ ना कुछ सोच समझ के लिए होगी, कुछ ना कोई आपके जहन में मोटिवेशन होगी, इंस्पिरेशन होगी, आप वैसा बनना चाहते होंगे। तो यहाँ पर कुछ और भी डिस्कस की हैं, कुछ और भी ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस की हैं यहाँ पे बायोलॉजी की, जो कि आप यहाँ पे इसको एज अ करियर भी चूज़ कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ऑलमोस्ट 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 9th में बायोलॉजी इसीलिए लेते हैं कि उनको डॉक्टर बनना होता है, उनको MBBS करना होता है। तो यहाँ पर ये डालने का मकसद ये है इस बुक में, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप ये ना समझें कि MBBS इज़ ओनली द थिंग विच यू कैन डन इन योर लाइफ। इसके अलावा और बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और आपके लिए बड़ी जो है ना, ये इसकी फील्ड जो है वो बहुत वास्ट है इन तमाम चीज़ों की। तो ठीक है, तो चलें स्टडी करते हैं इनको, और आप इनको बहुत ओपन माइंडेड पढ़िएगा, ताकि आपको अगर आगे जाके ये चीज़ को चूज़ करना है, या अगर आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, ओके। तो सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन क्या चीज़ होती है? आपको पता है कि किसी भी जो चीज़, तो मेडिसिन एंड सर्जरी आप सबको पता है, जो MBBS लोग करते हैं वो डायग्नोस करते हैं चीज़ों को, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरीज़ वगैरह करते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी इफेक्टेड ऑर्गन्स को निकाल देना, वापस उसको रिप्लेस करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन एंड सर्जरी में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की। आप सबको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों की, ताकि हम एक बहुत अच्छी वैरायटी क्रॉप्स की और फूड की, फ्रूट्स वगैरह जो है वो उगा सकें। तो हमें एग्रीकल्चर लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हॉर्टिकल्चर में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि हम न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट की हमें ज़रूरत है, कि हम अगर हम अगर हम चाह रहे हैं कि ब्लैक कलर की स्ट्रॉबेरी आए, तो हम कौन से 2 कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं, या उसको ब्रीड करवाते हैं आपस में, तो फिर वो एक नए कलर की हमें स्ट्रॉबेरी मिल जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट आपको सबको पता है कि प्लांट और एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनका एक बहुत ही अच्छा हरा भरा सा माहौल रहता है। तो ये यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ पे प्लांट्स हो, वहाँ पे एनिमल हो। इससे ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद एनिमल्स को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है कि वो ब्रीड कर सके, वहाँ पर वो अपनी जनरेशन बढ़ा सके, बल्कि वो प्लांट्स जो होते हैं वो उन वहाँ पे रहने वाले इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर रहे होते हैं। तो किस तरह नए से नए फॉरेस्ट बनाए जा सकते हैं मुल्कों के अंदर, और किस तरह उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, तो ये सारा चीज़ें हम फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारे पांडाज हैं या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बिल्कुल कम रह गए हैं, तो उनको क्या क्या करते हैं, उनको फॉरेस्ट बना के उनको वहाँ छोड़ दिया जाता है,
ताकि वो वहाँ पे उनकी जानें भी बच सकें और वो वहाँ पे जाके अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। इसके बाद है फार्मिंग, किसान। आप सबको पता है हमारा मुल्क में बहुत ज़्यादा किसान है और हम चाहते हैं कि वो किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, ताकि फिर वो जो फार्मिंग है वो एक बेहतरीन तरीके से, नॉलेजेबल तरीके से कर सकें, ताकि जो लोग हैं उनके पास एक प्रॉपर जो है वो फूड आए, प्रॉपर प्लांट्स, वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें जो हैं, ये एनिमल्स हैं, वो फार्म एनिमल्स जो होते हैं, वो सब एक प्रॉपर वे में और एक हेल्थी तरीके से आएँ। क्योंकि अनएजुकेटेड फार्मर्स होते हैं तो फिर वो ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसके बाद आ जाता है इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें जो है वो तमाम चीज़ों, ये भी एक एग्रीकल्चर के ही बारे में है, ये डील करता है वो तमाम एनिमल्स हो गए जो हमारे लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ काऊ की। काऊ जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ कंज्यूमिंग काऊ, तो उसको हमारे लिए इतना ज़रूरी है। तो अब हमें क्या करना होगा, उसकी केयर करनी होगी काऊ को, कि वो किस तरह का खाना खा रही है, वो किस तरह उसकी प्रोडक्शन हो रही है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि उसको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। तो उसकी केयर करना, उन एनिमल्स को अच्छी तरह ब्रीड करना, उनकी जो नस्ल आ रही है उसको अच्छी तरीके से देखना कि कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो चीज़ इंसान कंज्यूम करता है तो वो मे बी कोई बीमारी ऐसी तो नहीं है जो पहुँचे। अब आप सबको पता है कि आजकल कोविड आया हुआ है, कोरोना है, तो कोरोना भी एक एनिमल के ही ज़रिए फैला है, क्योंकि उस एनिमल के अंदर बीमारी थी। तो अगर हम उस चीज़ को पहले से ही नोट डाउन कर लेते कि ये बीमारी आई हुई है, तो ये आज इतना बड़ा प्रॉब्लम ना होता। तो इसीलिए ये एनिमल हस्बेंड्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फार्मिंग। अच्छा, इसके बाद है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ में क्या होता है, फ़िशरीज़ में अब मैंने अभी पहले आपको ज़िक्र कर लिया कि अभी जो है वो सी फूड हाइप पर है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सी फूड की तरफ जा रहे हैं। पहले बहुत कम सी फूड रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, अब आप देखेंगे तो आपको हर जगह सी फूड खाना मिलेगा। ये सी फूड जो है, जो होता है वो एक फ़िश जैसे है। फ़िश एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। तो जब हम इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं कि हमारी ये हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अब फ़िश की ज़रूरत है, तो फिर हमें उस साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो जो ये फ़िशरीज़ वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे चेक आउट करते हैं कि उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड बी बेस्ट। तो वो चीज़ देखने वाले जो हैं वो फ़िशरीज़ कहलाते हैं और इस प्रोफेशन में ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन राइट नाउ। इफ़ यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर, जस्ट गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज आजकल इट वर्क अमेजिंग फॉर एवरीवन। अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है, सो यू कैन वर्क एनीवेयर इन दिस एरा। तो इसमें क्या है कि डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। अब जीन्स को आपको मैनिपुलेट करना है, आप चाह रहे हैं भाई कोई नई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आपने एक यहाँ से जीन उठा के दूसरी जगह लगा दी और फिर उसको उससे कोई नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। एंड इट वर्क अलॉट इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब सच एज इंसुलिन है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं जो उनके अपने फोर फादर से उनके अंदर आ रही है। नाउ दे आर थिंकिंग कि ऐसा क्या करें, कौन सी जीन मैनिपुलेट की जाए कि वो बीमारी ना आगे ट्रांसफ़र हो। ऐसी कौन सी जीन्स है कि जिसको हम थोड़ा सा इधर उधर रिप्लेस करके तो लोगों की ग्रोथ पे काम किया जाए कि उनकी ग्रोथ जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं एंड इट इज़ अ वेरी वास्ट ब्रांच, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा भी है और काम भी बहुत है। अच्छा चलिए जी, अब मूव करते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ आज के लेक्चर के, वो है कुरान और बायोलॉजी। कुरान में तो वैसे आपको मैं बता दूं कि पूरा ही कुरान ज़ाब्ता हयात है, पूरे ही कुरान में तमाम उलूम मौजूद है और ये सिर्फ 3 ही आयत यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन हज़ारों लाखों आयतें होंगी जो कि या बातें होंगी जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं दी गई हैं। ये ना सोचिएगा सिर्फ ये 3 आयतें ही हैं बायोलॉजी के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि कुरान में आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 को डिस्कस किया है। सबसे पहली क्या है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने हर इंसान को पानी से पैदा किया। ये बात बहुत पहले सूरह अंबिया में बताई गई थी, जबकि आज सब यही बात साइंस ने भी प्रूव कर दी कि हम लोग जो है, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक पानी से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, अल्लाह ताला ने सारे लोगों को, एनिमल्स को पानी से बनाया है। कुछ जो हैं वो अपने बैलीज़ पे क्रीप करते हैं यानी रेंगते हैं,
कुछ अपने 2 पाँव पे चलते हैं और कुछ अपने 4 पाँव पे चलते हैं। अल्लाह ताला वो सब कुछ कर सकता है, वो बस जो चाहता है वो कर सकता है, ठीक है? अल्लाह ने ही हम सबको बनाया है। इसके बाद लास्ट जो आयत है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि उसके बाद ये बात ज़िक्र हो रही है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लैंड्स हैं, कहीं पे जो है वो खजूरों के दरख्त हैं, तो कहीं कुछ यानी कि लैंड जो है वो कुछ को पानी दिया जाता है, कुछ लैंड में कुछ लैंड्स ज़रखेज़ हैं, कुछ नहीं है। ये तमाम चीज़ें निशानियाँ हैं सिर्फ़ और सिर्फ समझदार लोगों के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास 5 ईयर है सो उसको ज़रूर देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।